राज्य सरकार के बारे में। तो राज्य सरकार के बारे में पढ़ने के लिए हमने कल अपना एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, जो था हमारा गवर्नर के ऊपर यानी कि राज्यपाल के ऊपर। अब हम आएंगे स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। सॉरी, यहाँ पे लेजिस्लेटिव लिखा हुआ है, मिस्टेक बाय मिस्टेक लिखा होगा। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर होना चाहिए, यानी कि राज्य की विधान पालिका कैसे काम करती है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने केंद्रीय सरकार के टाइम पे ये देखा था कि राज्य की सॉरी केंद्र का सरकार किस प्रकार से काम करता है, और उनकी सारी जो कामकाज, सारी जो कार्य प्रणाली, जो भी कार्य पद्धति है, उनको हमने संसद के माध्यम से देखा कि संसद में किस प्रकार से सदन होते हैं, कौन से हाउस होते हैं, वो हाउस किस प्रकार से काम करती है। तो उसी चीजों को आगे बढ़ाते हुए आज जो चीजें हमने पिछली बार पढ़ा था पार्लियामेंट के टाइम पे, यदि आपको वो सारी चीजें बिल्कुल याद है अच्छे तरह से, तो आज जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो समझना आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगा। आज चीजें समझने में काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही है, हूबहू वैसे ही है, सिर्फ नाम को रिप्लेस कर दिया गया है। हम लास्ट टाइम पे लोकसभा पढ़ते थे, आज हम उसको लोकसभा ना कह करके उसे हम विधानसभा कहेंगे। लास्ट टाइम पे हमने राज्यसभा पढ़ा था, उसे राज्यसभा ना कह करके हम विधान परिषद कहेंगे। ठीक है, सिर्फ नाम में बदलाव है, बाकी चीजें जो है मॉडर्न लेस सेम ही है। हाँ, कहीं कहीं पे थोड़ी चीजों में चेंजेस हुई है, तो जो चेंजेस है उस चेंजेस के ऊपर हम फोकस करेंगे। बाकी चीजें जो सेम है वो मैं सीधे आपको बता दूंगा कि जो आपने संसद में पढ़ा वही चीज आप इसमें भी याद रखिए। चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल की। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है विधान परिषद। ठीक है, और ऐसे इंग्लिश में भी आप विधान परिषद यदि लिखेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपर हाउस को आप राज्यसभा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से विधान परिषद को भी आप, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी आप विधान परिषद लिख सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, यानी कि जो उच्च सदन है, उसे राज्यसभा कहा जाता है। वैसे ही राज्यों में भी एक उच्च सदन होता है जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद कहा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि विधान परिषद जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ये सारे स्टेट में नहीं पाई जाती है। 2020 को यदि हम देखें तो अभी 6 राज्यों में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वो है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बाकी राज्यों में जो है विधान परिषद नहीं है। सो बात अभी यहाँ पे क्रिएट होता है कि विधान परिषद आखिर है क्या, और बाकी राज्यों में विधान परिषद क्यों नहीं है, इन्हीं राज्यों में विधान परिषद को क्यों बनाया गया है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दे रखी है कि आपको जब लगे किसी राज्य में विधान परिषद की जरूरत है, तो वहां पे आप विधान परिषद क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हैं। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि संविधान में ये अथॉरिटी किसको दी गई है? ये अथॉरिटी दी गई है पार्लियामेंट को। ठीक उसी प्रकार से संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी बात लिखा हुआ है कि जब कोई राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा जब भी संसद से ये अनुरोध करती है कि हमारे राज्य में विधान परिषद की भी जरूरत है, और यदि ये अनुरोध वो एक बिल के माध्यम से करती है, यानी कि अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में एक बिल लाती है, उस बिल को यदि वो मेजोरिटी से पास करवा करके पार्लियामेंट के पास भेजती है कि हमें राज्य में विधान परिषद की जरूरत है, तब पार्लियामेंट उसके ऊपर एक्ट करेंगे। अभी आपको पता है कि कोई भी चीज यदि राज्य के विधानसभा से पार्लियामेंट के पास पहुंचती है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास पहुंचते हैं, तो प्रेसिडेंट का डिसीजन, वो उनके पास डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, वो 3 तरह की डिसीजन लेने की क्षमता होती है, जिनको हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था और पार्लियामेंट वाले चैप्टर में भी बताया था, तो वो आपको याद होगा। क्लियर? अभी विधान परिषद इन राज्यों में क्यों है? देखिए, विधान परिषद इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कुछ राज्य की जनसंख्या, पॉपुलेशन जो होता है वो काफी बड़ा होता है, और बड़े राज्य के पॉपुलेशन संभालने के लिए लोग ज्यादा लगते हैं, है ना। तो इसलिए उन लोगों को ज्यादा लाने के लिए, क्योंकि विधानसभा में जो सीट होता है, वो सीट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मिनिमम 60 होनी चाहिए और मैक्सिमम 500 होनी चाहिए। ठीक है, विधान सभा में यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में। जैसा कि आपने देखा कि लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी होनी चाहिए? 552। वैसे ही हर एक स्टेट का
जो विधानसभा होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहां पे भी मिनिमम सीटें 60 होनी चाहिए और मैक्सिमम 500 होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जिस स्टेट का ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे विधानसभा की सीटों की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं हमारे हिंदुस्तान में जहां पे विधानसभा की सीटें 60 से भी कम है। ऐसे राज्य वही होंगे जहां का पॉपुलेशन काफी कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर गोवा और सिक्किम, इसको आप पढ़ सकते हैं। और अभी आप लक्ष्मीकांत बुक में जाकर के देख लीजिएगा कि उस राज्यों की विधानसभा में टोटल कितने सीटें हैं। शायद गोवा में 40 या 42 है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ राज्यों में कम सीटें भी दी गई है। ठीक है, लेकिन वो एक तरह का वो स्पेशल स्टेट हो जाते हैं। स्पेशल स्टेट कहने का मतलब ये नहीं कि उसे स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है, स्पेशल स्टेट उसको मान के चलिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे गलती से मैंने ओनली 7 स्टेट लिख दिया, इसको ठीक कर लीजिए। ओनली 6 स्टेट है। आर्टिकल 171 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विधान परिषद। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन को ये बताता है कि आप विधान परिषद की स्थापना कर सकते हैं? सो आर्टिकल नंबर 171। ठीक है, चलिए। तो देखिए, एक चीज और ध्यान रखिए कि राज्य की जब हम विधानसभा पढ़ रहे हैं तो इसका भी आर्टिकल होगा। तो पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 और आर्टिकल नंबर है 168, आर्टिकल नंबर 168 से 212। ठीक है, ये डील करता है राज्य के विधानसभा के लिए, विधानसभा विधान परिषद, उसके बारे में ये डील करता है। ना दूसरी चीज, एक चीज और है, पावर और एबॉलिशन, यानी कि विघटन करने का और क्रिएशन करने का, यानी बनाने का। विधान परिषद का निर्माण और विधान परिषद को भंग करने का भी अधिकार है ना, किनको दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया है। यानी पार्लियामेंट जब चाहे तो किसी भी स्टेट का जो विधान परिषद होता है, विधान परिषद को भी वो भंग कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई रिस्पेक्टिव स्टेट पार्लियामेंट को जाकर के ये बताए कि अब हमें विधान परिषद की कोई आवश्यकता नहीं है, तब भी उस विधान परिषद को भंग किया जा सकता है। ओके, लेकिन इसके लिए भी क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी से पास होना नहीं चाहिए ना, इसके लिए भी आपको कॉम्प्लेक्स मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी चाहिए। ना दूसरी चीज, कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि ये जो विधान परिषद जो है, यह विधान परिषद कैसे बना है। अभी विधान परिषद, आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप पार्लियामेंट का राज्यसभा पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने देखा कि पार्लियामेंट के राज्यसभा का जब इलेक्शन होता है तो उसके इलेक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है, मतलब उसके इलेक्शन में डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है ना, वह इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। क्लियर? ये तो हमने को पता है। तो उसी तरह से राज्य की जो विधान परिषद होती है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, उन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को भी अप्रत्यक्ष तौर पे चुना जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे चुनने के बाद भी यहाँ पे कहीं लोगों का, भारत के लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। वो कैसे होता है ये देखिए। सबसे पहले 1/3 जितने भी जैसे कि मान लीजिए कि कोई विधान परिषद, किसी स्टेट के विधान परिषद में सीटें हैं 100, है ना। मान लीजिए कि किसी विधान परिषद में, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 सीटें हैं, यानी कि वहां पे 100 मेंबर आ सकते हैं, 100 मेंबर चुने जा सकते हैं। तो ये टोटल 100 मेंबर में से क्या होगा? इस टोटल 100 मेंबर में से 1/3 जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, है ना, क्योंकि इसमें भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड है। कल ही हमने क्लियर कर लिया था कि राज्यपाल को, यानी गवर्नर को अथॉरिटी होता है कि वह राज्य के विधान परिषद के लिए और राज्य की विधान मंडल के लिए, है ना, कुछ व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकते हैं। सो 1/3 इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे वो कैसे चुने जाएंगे? वो चुने जाएंगे म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और अदर लोकल अथॉरिटीज, यानी कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत वगैरह के लोगों के द्वारा। जैसे कि हमने क्या देखा था पार्लियामेंट के टाइम पे, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर को कौन चुनता था? राज्यसभा के मेंबर को
लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर चुनते थे, है ना, यानी कि राज्य के विधानसभा के व्यक्ति, विधानसभा के जो सदस्य थे वो चुनते थे। तो इसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन चुनेंगे, उसके निचले स्तर में गवर्नमेंट का जो भी बॉडी आता है वो चुनेंगे। तो राज्य के विधानमंडल के नीचे गवर्नमेंट बॉडी कौन सी है, तो वो है म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि लोकल बॉडीज आ जाती है। म्युनिसिपैलिटी हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, अदर लोकल अथॉरिटीज हो गया। तो ये सारे लोग मिल करके 1/3 मेंबर को चुनते हैं। 1/3 मेंबर यानी कि 100 में से 1/3 मेंबर को ये चुनते हैं। अब बाकी मेंबर को कौन चुनेंगे, तो बाकी 1/3 मेंबर जो है उनको कौन चुनेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट अमंगस्ट पर्सन हु आर नॉट मेंबर ऑफ असेंबली, यानी कि ऐसे लोग चुनेंगे जो असेंबली के मेंबर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें क्या है, इसमें लोगों का भी पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं हो जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे लोगों के द्वारा चुना जाता है जो कि असेंबली के मेंबर नहीं है। उसके बाद 1/6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, है ना, 1/6 मेंबर को कौन करते हैं, गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। तो उनकी इलेक्शन नहीं होती है, उनको नॉमिनेट किया जाता है। कैसे नॉमिनेट किया जाता है, फॉर्म फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस, ये सारी चीजें से। उसके बाद 1/12 मेंबर जो होते हैं उनको ग्रेजुएट, यानी कि कोई राज्य में जो ग्रेजुएट व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा तो ग्रेजुएट तो आजकल सभी होता है ना, तो 1/12 इलेक्टेड फॉर्म ऑफ फ्रॉम ग्रेजुएट्स, जो कि उस राज्य में कम से कम 3 वर्षों से रह रहा हो। ठीक है, तो देखिए इसमें भी ग्रेजुएट तो बहुत रहते हैं, लेकिन हर कोई वोटिंग नहीं करता जाकर के, है ना। आप में से भी बहुत लोग ग्रेजुएट होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी ने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में के मेंबर को चुनने के लिए कभी वोटिंग किया रहेगा, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शायद आपको अवेयरनेस, आपको नॉलेज नहीं होगा। इसके लिए भी एक मतदाता सूची बनाई जाती है। जैसे कि जब जनरल इलेक्शन होता है तो उसमें मतदाता सूची होती है, उस सूची में आपका नाम होता है, फिर आपके घर पे लोग आते हैं इलेक्शन वाले कि आपका नाम है, आप हमें वोट दे दो। ठीक है, तो वो मतदाता सूची में नाम डलवाना पड़ता है, शायद आप लोगों में से किसी ने नहीं डलवाया होगा। उसके बाद 1/12 मेंबर जो होते हैं इलेक्टेड बाय पर्सन इंगेज्ड इन टीचिंग फॉर नॉट लेस देन 3 years इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि जो व्यक्ति एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टीचर हैं, चाहे वो लेक्चरर हो, कॉलेज के प्रोफेसर हो, या प्राइमरी स्कूल के टीचर हो, जो भी स्टेट के, सॉरी प्राइमरी नहीं, इसमें सेकेंडरी स्कूल के टीचर से स्टार्ट होता है। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल के टीचर से लेकर के हायर सीनियर कॉलेज तक के टीचर प्रोफेसर जो भी होते हैं वो भी 1/12 मेंबर को इसमें चुन सकते हैं। क्लियर, पता चल गया आपको कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को कैसे चुना जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को। उसके बाद स्ट्रेंथ, यानी कि कितने स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितनी संख्या होनी चाहिए। जैसे कि राज्यसभा में संख्या तो निर्धारित है 250, है ना, मैक्सिमम 250। अब राज्य की जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, उसमें टोटल कितने मेंबर होने चाहिए, मैंने तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 100 लिख दिया है, तो वास्तविकता में कितनी होनी चाहिए, नॉट मोर देन 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि उस राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली में, उस राज्य के विधानसभा में जितने मेंबर होंगे उस मेंबर का 1/3 और या फिर 1/3 से कम। ओके, बट कैन नॉट लेस देन 40, यानी कि 40 से कम भी नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि छोटे जो राज्य हैं वहां पे विधान परिषद की किसी भी तौर पे आवश्यकता ही नहीं है। जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, इन सभी राज्यों को विधान परिषद की कभी भी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बशर्ते जनसंख्या ना बढ़े। उसके बाद अभी इनका टेन्योर क्या होगा, तो राज्यसभा का टेन्योर कितना था, 6 years। इनका भी टेन्योर कितना होगा, कार्यकाल 6 years होगा। राज्यसभा क्या था, परमानेंट था, अस्थाई निकाय था, है ना, वो कभी भी डिसॉल्व, कभी भी भंग नहीं होता था। उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि राज्यों की विधान परिषद जो है वह भी कभी भंग नहीं होती है। हर 2 वर्षों के बाद 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा। अभी तक हम पढ़ रहे थे विधान परिषद, अब हम पढ़ेंगे विधानसभा। तो विधानसभा को आप किससे कंपेयर करेंगे, पार्लियामेंट के कौन से हाउस से कंपेयर करेंगे, पार्लियामेंट का लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, है ना, इसे हम लोकसभा से अभी हम कंपेयर करते हैं। तो लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी थी, 552। विधान है स्टेट, है ना, और कितना है
क्या फ्लेक्सिबल मेंबरशिप दिया गया है 60 to 500 मेंबर्स, जो मैंने अभी आपको बताया, यानी कम से कम 60 और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, अधिक से अधिक 500 मेंबर होने चाहिए। लेकिन सिक्किम, मिजोरम, गोवा यहाँ पे क्या है, मेंबर जो है 40 से भी कम है। उसके बाद आ जाते हैं उनका इलेक्शन। लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता था, लोकसभा के मेंबर का डायरेक्ट इलेक्शन होता था, है ना, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, जिसपे आप वोट डालते थे जाकर के। तो इसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली का भी जब वोटिंग होगा तो उस पर जनता वोट करेगी, है ना। तो डायरेक्टली यानी कि वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसके बाद लोकसभा में जैसे कुछ सीटें रिजर्व होती थी SC ST वाले कैंडिडेट के लिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, उसी तरह से विधानसभा में भी, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी SC ST वालों के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती है कैंडिडेट के तौर पे। लोकसभा में 2 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट करते थे। विधानसभा में सिर्फ एक मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन लोकसभा में प्रेसिडेंट करते थे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में कौन करेंगे, विधानसभा में राज्यपाल यानी कि गवर्नर करेंगे। ठीक है। और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जैसे लोकसभा का 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, वैसे इनका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे लोकसभा का जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है, उनको बढ़ाया जा सकता है, उसी तरह से इमरजेंसी के टाइम पे विधानसभा का भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, मेंबरशिप क्वालिफिकेशन। सो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए मेंबर बनने के लिए, और कम से कम 25 साल होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनने के लिए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कम से कम 30 साल चाहिए। सेम चीजें हैं जो लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए यूज होता था। और मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो लोकसभा और राज्यसभा के लिए सेम चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। चलिए, अब बाकी चीजें मैं इसमें कुछ लिखा नहीं, बाकी चीजें हम लोग आपस में डिस्कस करके निपटा लेते हैं। अभी बताइए, लोकसभा और राज्यसभा पढ़ने के टाइम पे आपने और क्या क्या चीजें पढ़ी थी जो अभी तक मैंने इसमें नहीं पढ़ाया है। मुझे वो पॉइंट बताइए आप लोग, आप लोगों की तरफ से वो मुझे आज पॉइंट आना चाहिए। नहीं आए तो मैं चैप्टर यहीं पे खत्म कर दूंगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल पढ़ते नहीं हो, पता चल गया मुझे। पॉइंट बताओ जो लोकसभा और राज्यसभा के टाइम पे हमने पढ़ा था, लेकिन अभी हमने उस पॉइंट को फिनिश यहाँ पे नहीं किया है। फिर हम उस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यदि आप वो पॉइंट नहीं बताओगे तो मैं आगे कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं हूँ, इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश कर दूंगा मैं। तो चाहते हैं आप लोग चैप्टर फिनिश कर दूं मैं, या कुछ बताओगे? रणधीर बताओ, तुम थे ना लास्ट टाइम पे भी? क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने लोकसभा और राज्यसभा जिस तरह से पढ़ाया था, उसी तरह से मुझे स्टेट के लिए भी विधानसभा और विधान परिषद पढ़ाना चाहिए। लेकिन अभी जो चीजें हैं मैंने बहुत ही शॉर्टकट में निपटा दिया। मैंने सिर्फ बताया कि लोकसभा में, सॉरी, विधानसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, विधान परिषद में कितने मेंबर्स होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, कौन लोग उनके चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने सिर्फ इतनी बातें बताई है। इसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में मैंने और क्या क्या चीजें पढ़ाई है, वो मुझे बताओ, ताकि मैं वही चीजें यहाँ पे पढ़ा सकूं, क्योंकि दोनों सेम है। वो हमने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा था, और हमें यहाँ पे राज्य सरकार के बारे में पढ़ना है, चीजें हमें सेम पढ़नी है। तो मुझे वो टॉपिक का नाम बताओ, ताकि मैं ये पता कर सकूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग सच में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा, या फिर इसे एज इट इज ले रहे हो। तो मुझे वो टॉपिक बताओ, मैं उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा, नहीं तो मैं चैप्टर को यहीं पे फिनिश कर दूंगा। क्या क्या छूट चुका है? चेयरमैन ऑफ लोकसभा, गुड, है ना।
हमने चेयरमैन ऑफ लोकसभा, चलिए एक पॉइंट आ गया। अभी बाकी लोग, आप लोग पॉइंट सोचिए। अभी मैं चेयरमैन ऑफ लोकसभा, यानी कि उस टाइम पे चेयरमैन ऑफ लोकसभा, वैसे चेयरमैन ऑफ लोकसभा होता नहीं है, ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है। रणधीर, इसको आप करेक्ट कर लीजिए सबसे पहली बात, ठीक है। लोकसभा का कभी भी चेयरमैन नहीं होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, और चेयरमैन राज्यसभा का होता है। हाँ, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन होता है। यानी हमने उस टाइम पे बोला था लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी, है ना, हिंदी में हमने बोला था, यानी कि उनके ऑफिसर्स, लोकसभा और राज्यसभा के ऑफिसर्स। तो चलिए अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमें पढ़ना है ऑफिसर्स के बारे में। लेकिन कौन से ऑफिसर्स के बारे में हमें पढ़ना है? विधानसभा और विधान परिषद के लिए। अभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, यदि मैं विधानसभा और विधान परिषद बोलूंगा तो आपको कब समझ चाहिए मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा में मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ हिंदी इंग्लिश बोलने के टाइम पे। तो विधानसभा, विधान परिषद, आप लोग भी अब ध्यान में रख लीजिए नाम। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा की, यानी कि लोअर हाउस की। सो लोअर हाउस में क्या होता है? जैसे कि लोकसभा में स्पीकर होता था, है ना, लोकसभा में क्या होता था? एक स्पीकर होता था, उसके बाद एक डिप्टी स्पीकर होता था, राइट। और इन दोनों का चुनाव कहां पे होता था? इन दोनों का चुनाव कैसे होता था? इन दोनों का चुनाव जो मेंबर्स होते थे लोकसभा के, वही आपस में मिलकर के चुन लेते थे। यानी कि लोकसभा जब सरकार बन जाती थी, चुनाव जब जीत जाते थे, तो लोकसभा का जब पहली बैठक होती थी, जब उनका फर्स्ट सिटिंग होता था, तो उसी वक्त डिसाइड हो जाता था कि स्पीकर कौन बनेगा, डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा, है ना। उसके बाद यह भी डिसाइड होता था कि यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों कभी अब्सेंट हो जाए और पार्लियामेंट फंक्शन में रहे, तो अध्यक्ष की अध्यक्षता, सॉरी, तो सदन की अध्यक्षता कौन करेगा, है ना। यानी कि उनका जो चेयरमैनशिप होता है वो कौन संभालेगा, उसका चेयर कौन संभालेगा, अध्यक्ष का चेयर कौन संभालेगा। तो उसमें से हमने आपको बताया था कि 10 नामों की लिस्ट तैयार की जाती है, कि ताकि इन लोगों को इमरजेंसी के टाइम पे जो है होस्ट करने के लिए दे दिया जाए, राइट। तो इसी तरह से विधानसभा में भी सेम वही प्रोसीजर है। विधानसभा में भी क्या होता है? विधानसभा स्पीकर होता है। जैसे लोकसभा में लोकसभा स्पीकर होता था, वैसे ही विधानसभा में विधानसभा स्पीकर और विधानसभा डिप्टी स्पीकर होते हैं। इनका चुनाव विधानसभा के पहली बैठक के टाइम पे ही इन लोगों की नियुक्ति कर ली जाती है। स्पीकर को जब भी कभी इस्तीफा देना हो तब वो डिप्टी स्पीकर को देंगे, डिप्टी स्पीकर को जब भी कभी इस्तीफा देना हो तो वो स्पीकर को देंगे। स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि किसी लोकसभा के स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया थी। क्लियर? अब इसके बाद हम आते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा, अभी यहाँ पे क्या चालू होगा? यहाँ पे चालू होगा विधान परिषद। जैसे राज्यसभा में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते थे, वैसे ही विधान परिषद में भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं। हमने देखा था कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? कोई मुझे बताएगा राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ना दीपशिका? प्रेसिडेंट नहीं होते बेटा, कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो अभी देखिए, क्योंकि सेंटर में एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट का 2 पोस्ट है, लेकिन स्टेट में सिर्फ पोस्ट है गवर्नर का, है ना। वहां पे वाइस गवर्नर जैसा कोई पोस्ट नहीं है। वाइस गवर्नर जैसा कोई पोस्ट नहीं है, तो एक्स ऑफिसो चेयरमैन की जो बात आती है, यानी कि पदेन सभापति की जो बात आती है, वो यहाँ पे लागू नहीं होगी। तो इसलिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की भी क्या होगा? यहाँ पे नियुक्ति किया जाएगा। नियुक्ति मतलब समझ लीजिए कि विधान परिषद जो है अपने ही सदस्यों में से किसी एक को चेयरमैन और किसी एक को वाइस चेयरमैन चुन लेता है, और उसके बाद कुछ लोगों की लिस्ट जारी कर देता है कि यदि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों अनुपस्थित रहे, दोनों अब्सेंट रहे, तो कार्यवाही को ये व्यक्ति संभाल सकते हैं। ठीक है। चेयरमैन को जब कभी इस्तीफा देना हो तो वाइस प्रेसिडेंट के पास इस्तीफा देगा, सॉरी, वाइस चेयरमैन के पास इस्तीफा देगा, और वाइस चेयरमैन को कभी इस्तीफा देना हो, कभी रेजिग्नेशन देना हो, तो वो चेयरमैन को रेजिग्नेशन दे देंगे। और इन दोनों को कभी निकालना हो तो उसी तरह से सदन में जो राज्यसभा के टाइम पे होता था, जो बिल लाया जाता था, वैसे ही इनके पास भी होगा। उस वहां पे भी 14 दिन की नोटिस दी जाती थी, यहाँ पे भी 14 दिन की नोटिस दी जाएगी। क्लियर?
तो चलिए, हमने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को पढ़ लिया। इसके अलावा बताइए, नेक्स्ट टॉपिक बताइए जल्दी। आज 2 क्लास है मेरा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर एक क्लास है हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट का, आपने देखा होगा। 2 लेक्चर होंगे हमारे आज शेड्यूल। बिल प्रोसीजर, गुड। अब हम आते हैं बिल प्रोसीजर के बारे में। तो बिल प्रोसीजर सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। भाई हमने कौन कौन सा बिल पढ़ा था दीपशिका, जल्दी बताओ, बिल का नाम बताओ। कौन कौन सा बिल पढ़ा था? निशा उस टाइम पे तुम भी थी, है ना? चलो जल्दी से बिल का नाम बताओ। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि घर में बैठ करके ऐसा एक मरियल की तरह मृत समान आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। जैसे क्लास में पढ़ते हो वैसे भी इस चीज को भी इंटरेक्टिव बनाइए आप। हाँ गुड, रणधीर ने बताया सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण विधेयक। उसके बाद मनी बिल, फाइनेंशियल बिल यानी कि धन विधेयक और वित्त विधेयक। इसके अलावा हो गया, हो गया। तो हमने पार्लियामेंट के टाइम पे 4 बिल पढ़ा था, राइट? एक बिल छूट रहा है, कौन सा? एक बिल छूट रहा है, जल्दी बताइए कौन सा छूट रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। लेकिन राज्यसभा में, सॉरी, राज्य के विधानसभा में या विधान परिषद में संविधान संशोधन विधेयक को लाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि संविधान संशोधन का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की राइट्स जो है, जो इसका अधिकार है, यह संविधान ने सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दे रखा है। तो इसलिए राज्य की विधान पालिका में सिर्फ 3 ही बिल इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। कौन कौन से 3 बिल इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं? एक तो हो गया आपका ऑर्डिनरी बिल, है ना, जिसको हम साधारण विधेयक कहेंगे। दूसरा क्या हो गया? मनी बिल यानी कि धन विधेयक। और तीसरा क्या हो गया? फाइनेंशियल बिल यानी कि वित्त विधेयक। तो चलिए हम इन सारे बिलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चर्चा करने की कुछ बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। आप सारी चीजें जो हैं बिल्कुल लोकसभा वाली याद रखिए। पार्लियामेंट के टाइम पे क्या था, बिल कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किया जाता था, लोकसभा में या राज्यसभा में। ऑर्डिनरी बिल जो होती थी वो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जो है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वो भी प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद। इसी प्रकार से मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वो भी गवर्नर के अप्रूवल के बाद, है ना, राज्यपाल के अप्रूवल के बाद। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय, अंतिम निर्णय यानी कि फाइनल डिसीजन कौन ले सकता है? लोकसभा का स्पीकर। यहां पर कौन ले सकता है? विधानसभा का स्पीकर। क्लियर? ऑर्डिनरी बिल को क्या था, ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं पे भी पेश करो चलता है। इसी तरह से ऑर्डिनरी बिल राज्य की विधानसभा में या जिस राज्यों में विधान परिषद है, आपको ध्यान रखना है कि विधान परिषद सारे राज्य में नहीं है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है, मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूं, वहां पे कहीं पे भी आप ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी होगी। होता क्या था, जब कभी राज्यसभा कोई बिल इंट्रोड्यूस करता था और राज्यसभा ने उस बिल को पास करके लोकसभा में भेजा, तो लोकसभा क्या कर सकता है? लोकसभा या तो उस बिल को वोटिंग करके उसको पास करवा सकता है, या फिर लोकसभा उस बिल को अपने पास रख सकता है कुछ समय के लिए, या फिर लोकसभा उस बिल को वापस राज्यसभा के पास भेज सकता है विद सम अमेंडमेंट, कि हमें इसमें ये अमेंडमेंट चाहिए, आप ये अमेंडमेंट कर दीजिए, फिर हम इस बिल को पास करवा देंगे। इतना आपको पता है। लेकिन यहाँ पे चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कि मान लीजिए कि कोई ऑर्डिनरी बिल जिस राज्यों में विधान परिषद है वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, वहां से उस बिल को पास करवाया गया, यह बिल फिर राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में आया, और विधानसभा ने क्या कहा कि नहीं, हमें इस बिल को पास ही नहीं करना है, हटा दो, इस बिल को हटा दो। तो ये बिल वहीं पे समाप्त हो जाता है।
पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता था, ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता था। पार्लियामेंट में वोटिंग होती थी, वोटिंग के बाद आप चाहें तो बिल को समाप्त कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बिना वोटिंग भी आप बिल को समाप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बिना वोटिंग भी बिल को समाप्त किया जा सकता है। मतलब कि किसी विधान परिषद ने बिल को पास करवा करके राज्य की विधानसभा में भेजा, और राज्यसभा ने सॉरी राज्य की विधानसभा ने उस बिल के ऊपर कोई भी निर्णय लेने से इनकार कर दिया, बोला कि नहीं, हमें इस बिल के ऊपर अपना टाइम पास करना ही नहीं है, तो वो बिल क्या होगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये एक बात जो है, नई बात है, जो कि राज्यसभा में नहीं थी, वो यहाँ पे थी। बाकी सारी बातें, बिल से रिलेटेड जितनी सारी बातें हैं, वो बिल्कुल सेम है जैसे पार्लियामेंट में होता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसी सारी प्रक्रिया होती है। ठीक है। दूसरी नई बात जो हमने राज्यसभा और लोकसभा के टाइम पे नहीं सीखा था, लेकिन हमें यहाँ पे सीखना है, वह दूसरी बात कौन सी है? वह दूसरी बात यह है कि मान लीजिए किसी राज्य के विधानसभा ने, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल को पास किया, और बिल को पास करके उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद में भेजा। तो विधान परिषद उस बिल को सिर्फ और सिर्फ अपने पास 4 महीने तक के लिए रोक कर रख सकती है। यदि 4 महीने के बाद भी विधान परिषद ने किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लिया, तो वो बिल ऑटोमेटिक पास समझा जाता है। समझ रहे हैं? वो बिल ऑटोमेटिक पास समझा जाता है। इसलिए 4 महीने के अंदर ही विधान परिषद को चाहिए कि उस बिल पे वो अपना निर्णय दे दें, अपना निर्णय दे दें, वोटिंग करवा लें, बहस करवा लें, जो उनको करवाना है करवा लें, लेकिन 4 महीने के भीतर भीतर ही अपना डिसीजन, अपना निर्णय दे दें। यदि वो नहीं देते हैं, यदि वो फेल हो जाते हैं ऐसा करने से, तो उस बिल को पास समझ लिया जाएगा। कोई दिक्कत? और मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, जो लोकसभा में जो स्थिति थी, वही स्थिति राज्यों की विधानसभा में है। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे बताइए और क्या चीजें रह गई थी जो हमें कवर करना है इसमें। सत्र, सेशन। प्रिविलेजेस के बारे में मैं कभी बताता नहीं हूं। मैं उस टाइम पे भी प्रिविलेजेस के बारे में नहीं बताया था आप लोगों को, उनका वेतन, उनका भत्ता क्या है। ये सारी चीजें यूपीएससी में ना कभी पूछी गई है, ना कभी पूछी जाएगी, है ना। वो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ लीजिए। बच्चों को बहुत ये लगता ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या क्या मिलता होगा। विधान परिषद का भंग होना, विधान परिषद विधान परिषद कभी भंग ही नहीं होती ना, वो परमानेंट बॉडी है, वो कैसे भंग हो जाएगी? विधानसभा का भंग होना है। लोकसभा जैसे भंग होती है, वैसे ही विधानसभा का भंग होना है ना। तो वही हो गया जो लोकसभा में होता है। जब एक बार सरकार चुन ली जाती है तो सरकार 5 साल चलती है, और सरकार 5 साल तक चलाने के लिए ये जरूरी है कि सदन में जो संख्या है, संख्या बल बनी रहनी चाहिए। यानी जो पार्टी है उस पार्टी के पास मेजोरिटी होनी चाहिए। जब भी वो पार्टी माइनॉरिटी में आती है तो सरकार खत्म हो जाता है, सरकार हिल जाता है। अभी कुछ चीजें राजस्थान में हो रहा है, आगे आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि राजस्थान की सरकार गिर जाए, हो सकता है राजस्थान की सरकार बच जाए। आप न्यूज को देखते रहिए, आप खुद समझ जाएंगे कि विधान परिषद कैसे भंग, सॉरी विधानसभा कैसे भंग होती है। हाँ, रणधीर पूछ रहे थे सत्र। तो रणधीर जी, जितने सत्र आपने लोकसभा में पढ़े हैं, सारे के सारे सत्र को आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है। सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, गण पूर्ति, है ना, कोरम। जो आपने कोरम में पढ़ा है कि लोकसभा और राज्यसभा को चलाने के लिए कोरम में क्या था, एटलीस्ट 1/10 लोग मौजूद होने चाहिए। यहाँ पे वो संख्या 1/10 ना होकर के सिर्फ 10 है।
कम से कम 10 लोग होने चाहिए, या फिर टोटल जितने भी मेंबर्स हैं उस मेंबर के 1/7 होने चाहिए, तब जाकर के उस सदन का कार्यक्रम चालू किया जा सकता है। हाँ, और बताइए और क्या छूट गया हमारा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टेट क्राइसिस के लिए गवर्नर के पास स्पेशल बजट होता है क्या? नहीं होता है। नेचुरल डिजास्टर के लिए सीएम के पास होता है, फंड होता है, सीएम रिलीफ फंड जिसको कहते हैं। गवर्नर के पास कोई फंड नहीं होता है इस तरह का। जैसे प्रेसिडेंट के पास 500 करोड़ का फंड था, है ना? गवर्नर के पास ऐसा कोई फंड नहीं है। स्पेशल प्रिविलेजेस तो अभी बताया ना मैंने, स्पेशल प्रिविलेजेस में बारे में क्या बताऊं? उनका वेतन भत्ता, ये पूछ रहे हैं आप स्पेशल प्रिविलेजेस के बारे में, या फिर कुछ और पूछ रहे हैं जैसे कि उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है या नहीं? तो ये होता है स्पेशल प्रिविलेजेस के नाम पे, ये है कि वो सदन में जो भी बकवास करता है, जो भी बातें बोलता है, उस बातों के ऊपर किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है। यही उनका एक स्पेशल प्रिविलेजेस है। बाकी उनको रहने के लिए घर मिलता है, गाड़ी उन्हीं को मिलती है जो मंत्री होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं। बाकी ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई कार मिलता है, या ना ही किसी एमएलए को कोई कार मिलता है। सीट्स की तो रिजर्वेशन होती है, वो तो अभी मैं लेक्चर में बताया था ना, कि सीट की जो रिजर्वेशन होती है वो कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है कितने नंबर रिजर्व है इस स्टेट के लिए। वो स्टेट टू स्टेट बिलोंग करता है ना? स्टेट के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बिलोंग करता है कि कौन से स्टेट में कितनी एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व होनी चाहिए, जिसपे एससी और एसटी का कैंडिडेट लड़ सके। सबके लिए अलग होता है, बिल्कुल। अभी ट्राइब्स जो हैं वो हर स्टेट में तो होते नहीं है। जिन स्टेट में होते हैं वहां उन स्टेट के लिए अलग से उनका होता है। ठीक है, तो हर एक स्टेट के बारे में आप कितना ही पढ़ लेंगे। यदि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपके स्टेट में ट्राइब्स हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, उनकी संख्या, उनके नंबर, उनके फिगर आप याद कर लीजिए। है ना? उतने फिगर तो मुझे भी याद नहीं है, ईमानदारी से मैं बता देता हूँ। मुझे भी उतने फिगर याद नहीं है कि कौन से स्टेट में कितने हैं नंबर। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं अपने स्टेट का याद रख करके रखिएगा बस। और कुछ छूटा है? ऑलमोस्ट सब कवर हो गया सर, है ना? बहुत जल्दी कवर हो गया ना? बिल्कुल, विधान परिषद पॉपुलेशन के आधार पे होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि विधान परिषद का गठन निर्भर करता है संसद के ऊपर। संसद जब चाहे, संसद के पास ये अथॉरिटी होती है, संसद जब चाहे किसी भी स्टेट में विधान परिषद बना सकती है या विधान परिषद को भंग कर सकती है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये भी हो गई कि जब भी कोई स्टेट कोई बिल ला करके विधानसभा से बिल पास करवाता है और पार्लियामेंट को भेजता है कि हमारे स्टेट में जो है विधान परिषद की आवश्यकता है, आप विधान परिषद बना दीजिए, तो पार्लियामेंट उसके ऊपर विचार करेगी।
बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि स्टेट के विधानसभा ने पास कर दिया तो पार्लियामेंट को बनाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। चलिए, ऑलमोस्ट ऑल कवर हो चुका है। तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद, तुरंत 2 मिनट में आप मेरा दूसरा क्लास ज्वाइन करेंगे, आज कोई जाएगा नहीं। तो हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। आपको कोर्स के नीचे, इस कोर्स के नीचे दूसरा कोर्स भी दिख रहा होगा, राइट। तो वो आप ज्वाइन कीजिए, आ रहा हूं मैं उसमें। विनोद भाई अभी आए हैं, दूसरे कोर्स में आ जाओ विनोद, ठीक है। ये कोर्स खत्म हो गया, अब बहुत जल्दी आ गए। चलिए मिलते हैं अगले कोर्स में, 2 मिनट के बाद मैं उसमें आ जाऊंगा, आप लोग आ जाइए।